दोस्तों हम जीव विज्ञान के चैप्टर पोषण को पढ़ रहे थे। पोषण में कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? कल हमने देखी थी फैट यानी वसा, वसा के प्रकार देखे थे, संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। कल हमने इनको पढ़ा था और कुछ प्रोटीन भी देखे थे। प्रोटीन का कार्य क्या होता है? शरीर की वृद्धि के लिए इसकी छोटी इकाई क्या थी? अमीनो अम्ल। और यह मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है प्रोटीन। और एंजाइम भी पढ़े थे हमने कुछ। केरोटिन, केरोटिन क्या है? मृत कोशिकाओं का नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में मृत कोशिकाएं हैं, नाखून और बाल में पाई जाती हैं। केरोटिन जल प्रतिकर्षक होता है, बताई थी। जानवरों के सींग में और खुर में पाया जाता है केरोटिन। और हमारे ऑप्शन भी पढ़ा था। ऑप्शन कहाँ? हमारी आंखों में जो दो प्रकार की विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो शंकु कोशिकाएं और शलाका कोशिकाएं। शंकु कोशिकाओं में ऑप्शन प्रोटीन पाया जाता है, शलाका कोशिका में रोडोप्सिन प्रोटीन पाया जाता है। शंकु कोशिकाएं उजाले में देखने के लिए, शलाका कोशिकाएं अंधेरे में देखने के लिए। इतना हमने कल पढ़ लिया। तो और हीमोग्लोबिन भी पढ़ा था। अब इसके आगे हमें पढ़ना था, तो उसके आगे आज हम बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रोटीन। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? अमीनो अम्ल। हमने देखा था जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट की छोटी इकाई हमने क्या बताई थी? कार्बोहाइड्रेट की छोटी इकाई क्या थी? ग्लूकोज। उसी प्रकार प्रोटीन की छोटी इकाई क्या है? अमीनो अम्ल। जब हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा रहे थे, तो कार्बोहाइड्रेट में हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट 3 चीज़ों से मिलकर बना था। कौन कौन? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 3 से मिलकर बना था, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वैसे ही है प्रोटीन भी कुछ तत्वों से मिलकर बना है। तो वे तत्व कौन कौन से हैं उन्हें हम देख लेते हैं। जैसे प्रोटीन की छोटी इकाई क्या है भाई? अमीनो अम्ल। अमीनो से मतलब है NH2 और अम्ल से मतलब है COOH। अमीनो से मतलब क्या है? NH2 और अम्ल से मतलब है COOH। COOH क्या है? जो COOH है कार्बोक्सिलिक अम्ल, और अमीनो से मतलब है NH2। तो अब प्रोटीन में किन किन तत्वों से मिलकर बना है, तो हम प्रोटीन में बता देंगे। तो प्रोटीन की छोटी इकाई अमीनो अम्ल, और यह नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनो। 4 तत्व: नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ये 4 हैं NH2 COOH। अब इनके अलावा तो कौन है ही नहीं है, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन 4 तत्वों से प्रोटीन मिलकर बनो रहे थे। ठीक। अमीनो अम्ल की प्रकृति कैसी होती है? एक ही प्रकृति होती है, उभयधर्मी। उभयधर्मी मतलब अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की होते हैं। अमीनो अम्ल की प्रकृति कैसी हो गई? उभयधर्मी। और ये एक प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बना है? तो 20 अमीनो अम्ल से। कहा से कोनो भी प्रोटीन है तो एक चीज से तो मिलकर नहीं बना सकता। जैसे हमने बताई थी, दीवार को एग्जाम्पल लाओ तो दीवार में सूक्ष्म इकाई क्या होगी? ईंट। दीवार की सूक्ष्म इकाई ईंट। तो अब दीवार एक ईंट से तो बनी नहीं है, वह हजारों ईंटों से मिलकर बनी, मैंने कई ईंटों से मिलकर बनी है। तो ऐसी ऐसे अमीन जो प्रोटीन है, प्रोटीन की सूक्ष्म इकाई हुई अमीनो अम्ल, और यह 20 अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन एक प्रोटीन बनता है। बहुत सारे अमीनो अम्ल जिस बॉन्ड से जुड़े होते हैं उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? जैसे कोई भी अमीनो अम्ल होगा, जैसे 20 अमीनो अम्ल से एक प्रोटीन बन रहा हो, तो बे अमीनो अम्ल कछु न कछु बॉन्ड से तो जुड़े होंगे। वो बंध कहलाने का कहते हैं। जो बंध से भी आपस में जुड़े 2 अमीनो अम्ल जिस बंध से जुड़े होते हैं उस बंध को क्या कहते हैं? तो बहुत सारे अमीनो अम्ल जिस बंध से जुड़े होते हैं उसे पेप्टाइड बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्टाइड बंध। इसे ध्यान रखना, पेप्टाइड बंध। 2 अमीनो अम्ल जिस बंध से बने होते हैं वो पेप्टाइड बंध कहलाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। जो हमारे एक प्रोटीन में कितने अमीनो अम्ल पाए जाते? 20। एक प्रोटीन में कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 20। हम इन 20 को 2 प्रकार से वर्गीकृत करेंगे। कैसे? तात्विक अमीनो अम्ल और अतात्विक अमीनो अम्ल। कौन कौन? तात्विक अमीनो अम्ल और अतात्विक अमीनो अम्ल। तात्विक अमीनो अम्ल क्या है? तात्विक अमीनो अम्ल ऐसे अमीनो अम्ल कहलाते हैं जो भोजन के द्वारा ग्रहण होते हैं। तात्विक अमीनो अम्ल और अतात्विक अमीनो अम्ल ये हमारे शरीर में स्वयं बन जाते हैं। अतात्विक अमीनो अम्ल, तात्विक अमीनो अम्ल कौन कहा? जो भोजन द्वारा ग्रहण कर ली। और अतात्विक जो हमारे शरीर में स्वयं बन जाते। कहाँ बने? जो लीवर में बनाते हैं अतात्विक अमीनो अम्ल। अब भोजन जो तात्विक अमीनो अम्ल, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 9। तात्विक अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है? 9। और अतात्विक अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है? तो 11। यह ध्यान रखना, तात्विक अमीनो अम्ल को 9 और 9 और 11 में वर्गीकृत करो है 20 खिलाने। जो अमीनो अम्ल एक प्रोटीन में कितने? 20 अमीनो अम्ल होते, तो इन्होंने 9 और 11 में बांटोगा है। अब 20 अमीनो अम्ल है तो हम इन्हें 20 ही खुद तो याद नहीं कर रहे हैं। जो कछु इंपॉर्टेंट है अमीनो अम्ल उन्हें याद कर लेते। तो जो परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाते हैं कि ऐसा अमीनो अम्ल बताओ जिसमें सल्फर पाया जाता है, तो ऐसा अमीनो अम्ल कौन है जो जिसमें सल्फर पाया जाता है? तो यह याद रखना कि जिसमें सल्फर पाया जाता है वह मेथायोनिन है। कौन? मेथायोनिन। अमीनो अम्ल जिसमें सल्फर पाया जाता है वह है मेथायोनिन। मेथायोनिन, इसमें सल्फर कहाँ है? तो THIO थायो, थो THIO थायो को
मिथाइल सल्फर कहते हैं, थायो को मिथाइल सल्फर कहते हैं, सॉरी मेथायोनिन, इसमें थायो शब्द जो सल्फर के लिए जी हैं। जी था हमने पढ़ लिया अमीनो अम्ल, और हम इसकी आगे हम पढ़ेंगे। तो आपने सुना होगा जो बासमती चावल हैं उन्हें बनाने पर या फिर उबालने पर भी थोड़ी लंबी हो जाती तो उनमें अच्छी विशेष प्रकार की सुगंध भी आ जाते हैं। तो बासमती चावल उबालने के बाद लंबे काय हो जाते, आपने सोचो कोनो आपसे पूछे कि बासमती चावल उबालने के बाद लंबे काय हो जाते, किस अमीनो अम्ल के कारण लंबे हो जाते, तो उनमें भी जो लाइसिन नामक अमीनो अम्ल पाओ जाते बासमती चावलों में। बासमती चावल में कौन सा अम्ल पाओ जाते हैं, लाइसिन नामक अमीनो अम्ल पाया जाता है, जो क्या कर देते हैं उन्हें लंबो कर देते। तो लंबे के लिए कौन सा लाइसिन नामक अमीनो अम्ल पाया जाता है। दो अम्ल हो गए लाइसिन और कब हमने क्या बताया था मेथायोनिन, दो अम्ल हो गए। और इसमें सुगंध का कारण क्या है, पाइरुल, पाइरुल इसकी सुगंध का कारण है पाइरुल, ठीक पाइरुल है इसकी सुगंध का कारण। बासमती चावल में विशेष प्रकार की सुगंध होती है पाइरुल के कारण होती है। ये सब हो गए। अब हमने देखो प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या कराता है, प्रोटीन हमारे शरीर में वृद्धि करते हैं, कोशिकाओं की वृद्धि करने, मांसपेशियों में सहायक है। अब इनकी कमी से हमें क्या रोग हो, तो हम देखो हमारे शरीर में यदि प्रोटीन की कमी रहे तो क्या हम कुपोषण के शिकार हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाए भी। अगर प्रोटीन कमी रहे तो अपन कुपोषण के शिकार हो जाए भी। चलो तो अपन इनकी प्रोटीन कमी से होने वाले रोग देख लीजिए। प्रोटीन कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, सबसे पहले देखो क्वाशियोर रोग, प्रोटीन कमी से क्वाशियोर का रोग हो जाता। क्वाशियोर का रोग, इसमें बच्चों की बॉडी कैसी हो जाती, एकदम पतली हो जाती और पेट बाहर निकल जाता है। ये देखिए बच्चों की बॉडी एकदम पतली और पेट बाहर निकल आता है। और कुपोषण में क्या होता है कि बॉडी बहुत ही कमजोर पड़ जाता है, कुपोषण में बहुत ही कमजोर वीक पड़ जाता है बॉडी। और कैकेसिया रोग भी है प्रोटीन कमी से, तीनों क्वाशियोर कर कुपोषण कैकेसिया रोग है जिसमें हड्डियों में भंगुरता आ जाती है। हड्डियों में भंगुरता मतलब थोड़ी सी चोट लगने पर हड्डियां टूट जाती हैं। भंगुरता समझते हो क्या है, भंगुरता जब कोई वस्तु को थोड़ी ऊपर से फेंकते हैं तो वह नीचे जन क्या हो जाए टूट जाए, या फिर कोई बल लगाए उस पर वस्तु पर तो उसमें कोई विकृति ना हो उत्पन्न और वह टूट जाए। जैसे होगी ईंट को हम थोड़ी ऊपर से पटक देंगे तो क्या होगा, वह टूट जाएगी। कांच है, कांच को हम पटकेंगे तो क्या बस बिखर जाएगा, टूट जाएगा। तो मैंने कांच की भंगुरता क्या है, सबसे ज्यादा है। तो भंगुरता क्या है, जिसे थोड़ी ही वजन में या थोड़ी ही बल लगाने से वह टूट जाए, भंगुरता कहलाती है। ठीक जी, हमने पढ़ा है प्रोटीन में। अब पढ़ेंगे हम विटामिन। तो विटामिन क्या है, विटामिन चलो देखते हैं। तो विटामिन को आविष्कारक कौन है, विटामिन के आविष्कारक फंक, वैज्ञानिक कौन, अब फंक। विटामिन के आविष्कारक वैज्ञानिक फंक है। यह एक विटामिन क्या है, अल्प पोषक तत्व जो हमारे शरीर में इनकी सूक्ष्म मात्रा लाई जाती विटामिनों की। तो विटामिन हमें सबसे पहले जा बताओ कि जो विटामिन है तत्व है कि यौगिक है, कंपाउंड है कि एलिमेंट है। तो विटामिन बताओ यौगिक है कि तत्व, विटामिन यौगिक है। कैसे तत्व तो बेकहा, आपने आवास सारणी पढ़ी, आवास सारणी में 118 तत्व हैं। 118 तत्व को मतलब वो हो कि जो कछु से न मिल के बनो, और यौगिक जो दो या दो से अधिक मिलकर बने हुए। जैसे तत्व है हाइड्रोजन, मैंने आवास सारणी में 118 तत्व है। जैसे हाइड्रोजन तो कोनो और तत्व से मिलकर बनो का, नाइट्रोजन कोनो और तत्व से मिले वो तो सिंगल तत्व है, ऑक्सीजन सिंगल तत्व। तो भी आवास सारणी में 118 हैं भी तत्व हैं। और यौगिक जो दो या दो से मिलकर बन जाए, दो तत्वों से मिलकर बन जाए। जैसे क्या हुआ CO2 क्या हुआ यौगिक, NH2 ऐसे यौगिक बन जाते हैं। तो विटामिन भी क्या एक प्रकार को यौगिक है। विटामिन क्या है, एक यौगिक है। विटामिन हमारे शरीर में जो आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो हमारे शरीर की कार्य प्रणाली को बनाए रखने, विकास और समृद्धि के लिए चाहिए होते हैं, विटामिन कहलाते हैं। जो हमारे शरीर की कार्य प्रणाली है और कार्य प्रणाली को बनाए रखने के लिए, विकास के लिए जो आवश्यक सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता होती है वह विटामिन कहलाते हैं। ठीक, हम इनके स्रोत देख लें तो विटामिन हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो विटामिन को देखो मानव शरीर में तो इनका संश्लेषण नहीं होता। अब मानव शरीर में नहीं हो तो अपन का कार्य भोजन के रूप में ले भी, जब अपने शरीर में नहीं बने विटामिन तो अपन भोजन के रूप में ले भी। जैसे कछु तत्व विटामिन हैं जो अपने शरीर में बन जाते हैं भी, अब बात होगा जैसे विटामिन डी होगा और के जो अपने शरीर में संश्लेषित हो जाते हैं। विटामिन डी जो धूप आ रही सूर्य से आने वाली धूप है वह हमारे त्वचा में बसा पाया जाता है, वह अपने शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण हो जाता है। और विटामिन के है, विटामिन के हमारे शरीर में जो छोटी आंत है उसमें इकोलाई नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिससे विटामिन के का संश्लेषण कर लेता है। तो और B12 भी का भी हो जाता है। तो ये अब बात होगा डी और के विटामिनों की, अब बात होगा जो अपने मानव शरीर में संश्लेषण हो जाता है। और बाकी विटामिन हैं जो अपन में भोजन के रूप में ही लेते हैं। ठीक,
विटामिन हमारे शरीर में महत्वपूर्ण है कि नहीं, जा बताओ। विटामिन है जो हमारे शरीर में महत्वपूर्ण है। अगर ने विटामिन लेगी तो अपन क्या हो जाएगी, रोगी बन जाएगी, रोग हो जाए। विटामिन की कमी से हमें क्या होता, रोग हो जाता। तो विटामिन हमारे शरीर कैसे हैं, महत्वपूर्ण है और ये वृद्धि कारक कहलाते हैं। ऊर्जा उत्पादक, विटामिन का हमारे लिए ऊर्जा उत्पादक है नहीं है। विटामिन हमारे लिए ऊर्जा उत्पादक नहीं है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा उत्पादक है, फैट वसा ऊर्जा उत्पादक है, लेकिन विटामिन ऊर्जा उत्पादक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा उत्पादक ना होकर जैव रासायनिक क्रिया नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं जी, जैव रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। सूक्ष्म मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक है, हमने बिल्कुल कही थी। अल्प मात्रा में विटामिन को अपन लेते हैं। विटामिन कैसे, विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जलीय घुलनशील और बसी घुलनशील। तो हमारे लिए वैसे तो सभी विटामिन आवश्यक है, लेकिन हम हर दिन जल में घुलनशील विटामिनों को सेवन करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो जल में घुलनशील विटामिन रहते हैं वे हमारी नित्य क्रिया यानी यूरिन या मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित कर दिए जाते हैं, ठीक, बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब चलो तो हम विटामिनों के प्रकार देख लेते हैं। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील, यानी फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। तो वसा में घुलनशील हैं भी कौन कौन से विटामिन आज जिन वसा में घुलनशील है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये चार विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील हैं। कौन कौन, ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील हैं। और जल में घुलनशील दो, बी और सी। जल में घुलनशील कौन है विटामिन, बी और सी, दो। तो वसा में घुलनशील वाले ए, डी, ई के, इन्हें याद कर भी एक ट्रिक भी है, कीडा। के से विटामिन के आ जाएगा, ई से आ जाएगा विटामिन ई और डी से विटामिन डी, ए से विटामिन ई। वसा में घुलनशील होगा। और जल में घुलनशील कहलाने बी और सी, बस यह याद रखना। जल में घुलनशील कौन कौन है, बी और सी। जो वसा में घुलनशील होते हैं वे कैसे हो, तेल के समान। तेल के समान मतलब तेल के समान कैसे, जल में नहीं घुला, तेल का जल में घुल जाते हैं, नहीं घुलाता है। वैसा ही वसा में घुलनशील माने ए, डी, ई के हैं जो जल में नहीं घुलते, ठीक, माने तेल के समान होते हैं वसा वाले। और जल में घुलनशील जो कैसे, जल में घुलनशील हो तो मूत्र के माध्यम से इन्हें बाहर निकाल देते हैं, ठीक। हम विटामिनों के वैज्ञानिक नाम जे पूछे ही जाते हैं, इन्हें तो नोट करके लिख ले अब भाई और याद करो। विटामिन है जो विटामिनों का वैज्ञानिक नाम का है, इनमें से एक क्वेश्चन बनता ही है। तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम का है, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है क्या है, रेटिनॉल। अच्छे से पढ़ना, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, रेटिनॉल। ए का रेटिनॉल क्यों पढ़ा, तो विटामिन ए से कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी। रतौंधी मतलब रतौंधी क्या कहते हैं, रात में जब दिखाई ना देते उसे रतौंधी कहते हैं। तो रात में देखने के लिए कौन सी कोशिकाएं हमारी होती हैं, शलाका कोशिकाएं। शलाका कोशिका में कौन सा पाया जाता है, रोडोप्सिन प्रोटीन पाया जाता है। रोडोप्सिन प्रोटीन पाया जाता है, रोडोप्सिन तो उसी से रिलेटेड है रेटिनॉल। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या हुआ, रेटिनॉल। विटामिन सी का एस कार्बिक एसिड, विटामिन सी का एस कार्बिक एसिड। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का नेप्टोकेबनोन। होगा याद। तो विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन सी को एस कार्बिक एसिड, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल, विटामिन के को नेप्टोकेबनोन। जी साहब हो गए वैज्ञानिक नाम, इन्हें आपको याद करना ही होगा, ठीक। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इसे याद कर लीजिए। अब विटामिन जो भी कंपाउंड भी हम बता रहे हैं अभी, ये विटामिन बी में कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, कितने प्रकार के प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं जो कंपाउंड बी होता है। तो विटामिन बी में 8 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। कौन कौन, विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। इसमें B4 नहीं पाया जाता है, और B4 नहीं पाया जाता है, और नहीं पाया जाता है 8 और 8 नहीं पाया जाता है, और 10 नहीं पाया जाता, और 11, ये 3 विटामिन नहीं पाए जाते हैं। चलो तो हम इनके वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं। B1 का वैज्ञानिक नाम क्या है, विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम है थायमीन। क्या, थायमीन। B1 का नाम है वैज्ञानिक थायमीन। B2 का वैज्ञानिक नाम राइबोफ्लोविन। B2 को क्या है, राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन। और B3 का नियासिन या फिर निकोटिनिक अम्ल बुलाते हैं। B3 का क्या है, निकोटिनिक अम्ल। B5 का पेंटाथोनिक अम्ल, पेंटोथोनिक अम्ल, B5। B6 पायरिडक्सन, B6 का नाम क्या है, पायरिडक्सन। और B7 बायोटिन, B7 को क्या है, बायोटिन। B9 फोलिक अम्ल, B9 का वैज्ञानिक नाम क्या है, फोलिक अम्ल। B12 को कोवालिमिन। जल्दी से याद कर लीजिए इसे। B1 का थायमिन, B2 को राइबोफ्लोविन, B3 निकोटिनिक अम्ल, B5 पेंटोथोनिक अम्ल, B6 पायरिडक्सन, B7 बायोटिन, B9 फोलिक अम्ल, B12 कोवालिमिन। इन्हें आप याद कर लीजिएगा।
अब हम इनके सबके बारे में देख लेते हैं, सब विटामिनों से देख लेते हैं कौन से रोग होते हैं और कौन की आवश्यकता कौन से फल में ज़्यादा होती है। ठीक, तो विटामिन ए, सबसे पहले विटामिन ए कहाँ पाया जाता है? आपने सुना होगा कि जो पीले प्रकार के जो फल होते हैं, पीले रंग के फल होते हैं, पीली रस भरी, उनमें विटामिन ज़्यादा पाया जाता है। पीले रंग के क्या हुए? पपीता, आम, इनमें विटामिन ज़्यादा पाया जाता है। तो फलों का रंग पीला किस चीज़ के कारण होता है? तो फलों में जो पीला रंग होता है वह बीटा कैरोटीन के कारण होता है। बीटा कैरोटीन को काम होता है, बीटा कैरोटीन होता है जो कैरोटीन हमारे विटामिन ई में बदल देता है। ये कहाँ बदल जाता है? जो लीवर में बदल देता है। ठीक, बीटा कैरोटीन के रूप में पीला रंग इसका होता है, जो शरीर द्वारा रेटिनॉल में बदल दिया जाता है। शरीर में कहाँ? लीवर में, लीवर द्वारा बदलता है। ठीक, जो विटामिन ए है रोडोप्सिन की संश्लेषण में सहायक, हमने अभी बताया था। जो रतौंधी रोग है वह अंधेरे में दिखाई देते हैं, तो अंधेरे में रोडोप्सिन प्रोटीन सहायक है। अब हम इसके स्रोत देख लेते हैं। तो विटामिन ए के स्रोत कहाँ कहाँ से हमें विटामिन ए प्राप्त होता है? तो विटामिन ए हमारे कैरेट, गाजर यानी पपीता, अंड पीतल जनत क्या खा, जो अंडा के भीतर वो पीला पीला द्रव भरा रहता है, उसे उसमें विटामिन ए होता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये कैरेट, पपीता, अंड पीतल और भी इसके एग्जाम्पल, इनमें विटामिन ए पाया जाता है। रोडोप्सिन से कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया यानी अश्रु शुष्क भी बोलाते हैं, आंखें सूखी सूखी पड़ जाते हैं। ये सब विटामिन ए की कमी से होने वाली, रोडोप्सिन की कमी से होने वाले रोग हुए। अब हम देख लेते हैं इसके आगे विटामिन सी। तो विटामिन सी, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। तो विटामिन सी कहाँ पाया जाता है? ज़्यादातर आपको नींबू में देखना पड़ेगा, नींबू में मिल जाएगा। इसलिए विटामिन सी का कार्य क्या है? सबसे अच्छा कार्य है प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि। हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है, प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि तथा लाल रुधिराणुओं के निर्माण में सहायक है। प्रतिरोधक क्षमता जानते हो क्या है? प्रतिरोधक रोगों से लड़ने की क्षमता है, प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। उसमें विटामिन सी की वृद्धि कर देते हैं प्रतिरोधक क्षमता में, और जो लाल रुधिराणुओं के निर्माण में सहायक है। विटामिन सी स्वस्थ त्वचा, मसूड़ों, दांतों, हड्डियों तथा उपास्थियों के लिए आवश्यक है। माने जो त्वचा मसूड़ों से संबंधित जो ऐड आती है, आपने उसमें सुना होगा कि इसमें नींबुओं की शक्ति है। नींबू में विटामिन सी नींबू में पाया जाता है, इसलिए वो कहते हैं कि इसमें नींबुओं की शक्ति है विटामिन सी। ठीक, विटामिन सी प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है। इसके स्रोत क्या हैं? तो यह जितने भी खट्टे फल हैं उन सब में विटामिन सी पाया जाएगा। जूस, सब्जियों, इनमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन से रोग हो जाते? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, मसूड़ों में ब्लीडिंग, मसूड़ों में सूजन या मसूड़ों से खून निकल आना, ये विटामिन सी की कमी से रोग हो जाते हैं, स्कर्वी रोग। ठीक, अब हम देखेंगे विटामिन डी। तो विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम हो गया कैल्सीफेरॉल। यह कहाँ से मिलता है? इसके स्रोत क्या हो जाएंगे? विटामिन डी के स्रोत हो गए सूर्य की रोशनी या फिर कुड लीवर तेल आदि। सबसे अच्छा इसका स्रोत है सूर्य। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सूर्य। सूर्य की रोशनी विटामिन डी का स्रोत है। नहीं आपकी कुछ पैसे लगने न कुछ, विटामिन डी कमी है तो सूर्य की रोशनी सबसे अच्छा स्रोत है। इससे रोग कौन कौन से हो जाते? विटामिन डी कमी से रोग रिकेट्स और ओस्टियोमलेशिया। रिकेट्स ज़्यादातर बच्चों में होता है, ओस्टियोमलेशिया इन दोनों प्रकार के रोगों में विटामिन डी की कमी से जो रोग होते हैं उन सब में हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाएँ, आपकी हड्डियाँ हैं जो कमज़ोर पड़ जाएंगी, या फिर यह कहेंगे हड्डियों में छेद हो जाते हैं विटामिन डी की कमी से। त्वचा की एग्रोस्टेरोल कोशिकाओं द्वारा सूर्य की रोशनी से विटामिन डी का निर्माण होता है। हमारे शरीर में जो त्वचा है, त्वचा में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? एग्रोस्टेरोल कोशिका कहते हैं, एर्गोस्टेरोल कोशिकाएं कहते हैं। इन एर्गोस्टेरोल कोशिकाएं क्या कराते हैं? जिस सूर्य की रोशनी आते हैं उनको विटामिन डी का निर्माण करते हैं, उन सूर्य की रोशनी से विटामिन डी का निर्माण करती हैं। यह मजबूत और स्वस्थ हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम और फास्फेट के साथ काम करते हैं। माने हड्डियां हैं, जो दांत हैं, इनमें मजबूती का कारण क्या है? कैल्शियम और फास्फेट है। तो उन्हीं के साथ मिलकर जो विटामिन डी है, जो कैल्शियम और फास्फेट के साथ मिलकर अपनी हड्डियों को मजबूत और दांतों को मजबूत करता है। कैल्शियम, फास्फेट और जो विटामिन डी हड्डियों के लिए मजबूती प्रदान करता है। ठीक, इसका निर्माण कैसे होता है विटामिन डी का? तो हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण कैसा होता है, तो हम इसे समझते हैं। देखो, हमने बताई थी आपको कि जो त्वचा है, त्वचा में क्या है?
वसा पाई जाती है, फैट पाई जाती है। तो त्वचा में कौन सी वसा है? तो हमारे शरीर में जो डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल वसा पाई जाती है। ये जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है उस प्रकाश को डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल लेगा। जो सूर्य से आने वाला प्रकाश कहाँ जाएगा? डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल में जाएगा। डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल में से क्या बनेगा? विटामिन D3। डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल से कौन सा विटामिन बनेगा? विटामिन D3। इसे कूल कैल्सीफेरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? कूल कैल्सीफेरॉल। डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल विटामिन D3 बनाएगा। विटामिन D3 कहाँ जाएगा? ये आपके लीवर में जाएगा और फिर लीवर से कहाँ जाएगा? किडनी में। किडनी से बनेगा आपका कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल माने विटामिन D बन जाएगा। ऐसे अपने शरीर का विटामिन D का निर्माण होता है। अपने शरीर में विटामिन D का निर्माण ऐसे होता है। सबसे पहले क्या होगा? सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है वह सूर्य से प्रकाश कहाँ जाएगा? मैंने अपने शरीर में जो वसा पाई जाती है डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल में जाएगा। फिर यह विटामिन D3 का निर्माण करेगा जिसे कूल कैल्सीफेरॉल कहते हैं। कूल कैल्सीफेरॉल है जो लीवर में जाएगा, लीवर से अपनी किडनी में जाएगा, किडनी से अपने विटामिन D बनेगा। इस तरह विटामिन D का आपका निर्माण हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे विटामिन E। विटामिन E इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? टोकोफेरॉल। विटामिन E का वैज्ञानिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल विटामिन E ज़्यादातर उत्सर्जन के लिए बहुत आवश्यक है। विटामिन E की कमी से बांझापन रोग हो जाते हैं। इन्हें हम पढ़ेंगे अभी। विटामिन E है यह एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यह कैंसर और हृदय रोग को रोकने में भूमिका निभाता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या कहलाता है? एंटीऑक्सीडेंट समझते हो? जो ऑक्सीजन मुक्त ऑक्सीजन, जैसे वैसे तो मुक्त ऑक्सीजन पाई नहीं जाती, जैसे O2 हो गई तो O2 की मुक्त ऑक्सीजन क्या हुई? O। ये अनस्टेबल है, माने पाई नहीं जाती है। तो कहाँ पाई जाती है मुक्त ऑक्सीजन? आप गर्म खाना खाते हो, गर्म खाना, तो उसमें मुक्त ऑक्सीजन पाई जाती है। जब हम यह खाते हैं तो यह हमारे शरीर में जाकर किडनी और हार्ट से संपर्क करती है। किडनी और हार्ट से संपर्क करेगी तो क्या होगा? किडनी और हार्ट से संबंधित रोग होंगे, यानी हृदय रोग और कैंसर जैसी बीमारियां होंगी। जो मुक्त ऑक्सीजन है हमारे शरीर में, तो मुक्त ऑक्सीजन को नष्ट करने का काम एंटीऑक्सीडेंट करता है। एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। जो हमारे शरीर में मुक्त ऑक्सीजन बन जाती है उनको खत्म कौन करता है? एंटीऑक्सीडेंट। मुक्त ऑक्सीजन जो त्वचा कोशिकाओं को तोड़ देते हैं, जो त्वचा की कोशिकाओं को भी तोड़ देते हैं, जैसे अपन झुर्रियाँ पड़ जाती, मैंने कही दबा खाल गोड़ जाएगी, झुर्रियाँ ये पड़ जाती मुक्त ऑक्सीजन के कारण। जनन क्षमता बढ़ाने में सहायक विटामिन E है जो जनन क्षमता में बढ़ाने में सहायक है, अतः बांझ-रोधी विटामिन कहलाता है, माने बांझापन मिटा देते हैं। एक स्रोत कहाँ कहाँ है विटामिन E? तो अंडा, सोयाबीन, हरी सब्जियां, बादाम, मूंगफली, इन सब में विटामिन E पाया जाता है। विटामिन E की कमी से कौन कौन रोग होते? विटामिन E की कमी से अंगघात, बांझपन रोग हो जाता। अंगघात जानत? अंगघात मतलब अंग नहीं हिलते, कोई भी बॉडी में मूवमेंट नहीं होगा, अंगघात। और बांझपन रोग जैसे विटामिन E की कमी से हो जाते हैं। अब हम पढ़ें विटामिन K। विटामिन K इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन K का वैज्ञानिक नाम नेप्टोकेबनोन। क्या है इसका विटामिन नाम? नेप्टोकेबनोन। नेप्टोकेबनोन। विटामिन K यह रक्त का थक्का जमने में सहायक है। विटामिन K रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, अतः एंटी हेमरेजिंग कहलाता है। एंटी हेमरेजिंग मतलब रक्त का थक्का जम जाता है, इस प्रक्रिया को एंटी हेमरेजिंग कहते हैं। इसके स्रोत क्या हो गए विटामिन K के स्रोत? तो हरी पत्तीदार सब्जियां हो गई, फूल गोभी, अंडा, पनीर आदि, इन सब में विटामिन K पाया जाता है। हरी पत्तीदार सब्जियां हो गई, फूल गोभी और अंडा, पनीर, इनमें विटामिन K पाया जाता है। इनकी कमी से रोग कौन कौन हो? रक्तस्राव और नक्सीर। रक्तस्राव और नक्सीर। नक्सीर माने गर्मियों के समय जो नाक से खून निकलने लगता है वह नक्सीर है। विटामिन B कंपाउंड देखें। विटामिन B क्या है? तो विटामिन B जो महिलाओं में भ्रूण के मस्तिष्क के विकास में सहायता करता है। महिलाएं जो गर्भवती महिलाएं रहती हैं उनके जो भ्रूण होता है उनके मस्तिष्क में दिमाग के विकास के लिए विटामिन B आवश्यक है। और गर्भवती महिलाएं होती हैं उन्हें पूर्व गर्भपात के जोखिम को कम करता है। पूर्व गर्भपात के जोखिम को भी कम कर देता है विटामिन B। और पुरुषों में देखें तो पुरुषों में जो टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ाता है, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ा देता है तथा पुरुषों को मांसपेशियों के निर्माण और ताकत बढ़ाने में मदद करता है। जो पुरुषों में जो मसल्स वगैरह होती हैं उनकी निर्माण में या उनकी ताकत को बढ़ाने में विटामिन B सहायक करता है। विटामिन B हो गया। अब हम इनके रोग देखेंगे, विटामिन B की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखें तो विटामिन B में हम बताए थे 8 विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 और विटामिन B12 है, जी विटामिन पाए जाते हैं। तो विटामिन B1 को आके थियामिन माने थायमिन,
विटामिन बी को थियामिन कहते हैं। तो इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग हो? बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। और बी2 से राइबोफ्लोविन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ओष्ठ विदारता, आँखों का लाल हो जाना, या त्वचा कट जाना, जीभ कट जाना, ये सब राइबोफ्लोविन के रोग हो गए। बी3 नियासिन या फिर निकोटिनिक अम्ल को बुलाते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग हो? पेलाग्रा यानी त्वचा दाद, ये सब हो गए त्वचा दाद हो गए पेलाग्रा में। निकोटिनिक अम्ल विटामिन बी3 की कमी से हो गए। विटामिन बी5 से पेंटाथोनिक अम्ल इसे डर्मोटाइटिस बुलाते हैं। बाल सफेद पड़ जाते हैं और मंद बुद्धि होना, ये पायरिडक्सन की कमी से रोग हो जाते हैं। बी7 माने बायोटिन, वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? बायोटिन कमी से कौन से रोग हो जाते? झुनझुनी रोग, लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना, बायोटिन कमी से हो जाता। विटामिन बी9 फोलिक एसिड वैज्ञानिक नाम हो गया इसका। इसकी कमी से रक्त अल्पता यानी एनीमिया, पैचिस रोग, ये सब फोलिक एसिड की कमी से हो जाता। और कोबालामाइन बी12 है, कोबालामाइन, इनकी कमी से रक्त अल्पता रोग ऐसे हो जाते हैं। बी12 को वैज्ञानिक नाम क्या है? साइनो कोबालामिन। इसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। आज के लिए इतना ही। आज हमने ये सब का पढ़ लिए, विटामिन देख लिए, तो विटामिन से स्रोत देख लिए, उनके रोग देख लिए। तो हम इसकी आगे हम पढ़ेंगे कल खनिज, कल हम देखेंगे। तो यदि वीडियो को समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।